फ्रेंड्स, मैं अमर माँ यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मिस ये मुझे पता होगा। नहीं अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्त, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आज हम लोग इस स्टैटिक जीके की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ाए थे आप लोगों ने देखे होंगे। मैं कोई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जो आपके पेपर के विशेष होंगी मैं वही पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग ये जो 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हम आपको 20 क्वेश्चन कह लीजिए कि वो कहने के लिए 20 क्वेश्चन हैं, बट आप 30 मिनट हमारे साथ 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन उसके बराबर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी क्लास पर ध्यान देते हैं। बात हम लोग क्लास के अंत में करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि 15वीं जनगणना बताइए हाँ, 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य नारा था। देखो, जब जनगणना होती है तो उसका एक आदर्श वाक्य नारा होता है, ठीक है। तो वो कहा कि जब 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, अब ठीक है, तो उसका नारा क्या था? भविष्य के लिए जनगणना, हमारी जनगणना हमारा वर्तमान, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भूत। तो देखो, तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखो क्या होता है कि जब अब ये 15वीं थी, अब जो जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है। अब इसके बाद जब जनगणना होगी वो 2000, क्योंकि 11 था, 2021 जनगणना होगी। अब ये चल रही जनगणना, इसका अभी आंकड़ा नहीं आए हुए, अभी इसके आंकड़ा नहीं आए हैं, ठीक है। जब इसकी आंकड़ा आएंगे तब आप लोगों को बताया जाएगा कितनी जनसंख्या हो गई है। मोटा देखेंगे तो 2011 में जनगणना हुई थी तब जब जनसंख्या थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। अब जनगणना जो हुई होगी लमसम 130 से करोड़ हो गई होगी शायद, अभी क्योंकि अभी आंकड़े नहीं आए हैं जनगणना के, तो इसीलिए हम लोग, ठीक है, अभी सटीक डाटा नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, तो ये शायद हुई होगी। अब देखो, पहली जनगणना कब हुई थी? आता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखना, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी भारत में पहली जनगणना, ठीक, 1872 में। अब फिर आता है कि भारत में, देखो वो तो आया था, पहली जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना कब हुई थी? भारत में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 से भारत में नियमित जनगणना हुई। मतलब हम फिर 1881 से हर 10 साल में जनगणना होती रही। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? इसको याद रखना, लॉर्ड रिपन काल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं, अब आता है कि जात के आधार पर जनगणना सबसे पहले कब की गई? 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, 1931 में। इसको याद करना। अब आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? वो है अपने यूपी की है, वो अपने यूपी की है। कितनी जनसंख्या है? 19 करोड़, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ बता रहे हैं। याद रखना इसको। अब आता है सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ पे है? वो है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े एक क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत की प्रथम स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो याद रखना, भारत में जो पहली स्वदेशी, यानी कि भारत के
सेनाओं द्वारा बनाई गई जो पहली पनडुब्बी थी वो कौन थी? आइनस खंदेरी, आइनस कलवारी, आइनस अरिहंत, आइनस करवती। बताइए कौन सी है? देख लीजिए, ये थी आइनस अरिहंत। ये आइनस अरिहंत हैं, वो भारत की प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी थी। इसको 2009 में इसका क्या है, निर्माण किया गया था। ठीक है, देखो इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी मारक क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। तो याद रखना इसको, ये पॉइंट है। ठीक, तो भारत की प्रथम स्वदेशी नाम की पनडुब्बी कौन सी है? आइनस अरिहंत, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, बताएंगे इसको। देखो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल मनाते हैं। अब आता है कि जो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1970 से नियमित रोज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब एक ऑप्शन है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। देख आप, अब एक ऑप्शन है 25 अप्रैल, ये मनाया जाता है मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस। अब देखो, अब आता है 24, देखो 24, ये 24 अप्रैल है। ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। फिर आता है कि बताओ 24 अप्रैल कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये बता देते हैं आपको। तो ये मनाया जाता है टीबी दिवस। क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अब आता है कि टीबी को भारत में ख़त्म करने का लक्ष्य कब रखा गया था? 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा कि 22 मार्च को क्या मनाए जाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। 22 को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वो तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और 24 मार्च को और टीबी दिवस मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन आपने पढ़े। नेक्स्ट है, देखो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, संचार में, पर्वतारोही, साहित्य और खेल। बताएंगे आप लोग, बताइए। देखो जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखो अब इसकी जो कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे, जो कलिंग है ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में। क्या? 1952 में कलिंग 1952। ठीक है, ये कलिंग 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये कलिंग ये चलती है, जो कलिंग फाउंडेशन चलता है, कलिंग फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार जो दिया जाता है। ठीक है, अब आता है जो कलिंग फाउंडेशन है, इसकी जो स्थापना किसने की थी? वो की थी बिजू पटनायक ने की थी। किसने? बिजू पटनायक ने ये स्थापना की थी। और इस जो संस्था का, कलिंग पुरस्कार जो संस्था थी, इसके संस्थापक थे बिजू पटनायक। याद रखना। ठीक, तो जो ये पुरस्कार दिया जाता है जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है, असाधारण प्रयास, जो असाधारण जो जिससे प्रयास नहीं होते हों और जो वैज्ञानिक कर लेता है, असाधारण प्रयास जिसने किया है उसको, उसके लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो याद रखना, यूनेस्को देता है इसको। नेक्स्ट है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना
66, 1969, 1979, 1985। तो ये हुई थी 1966 में इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी। अब देखो मतलब जो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी 1966 में, याद रखना। तो अब देखो प्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमें संविधान की जो चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ भी प्रेस को कहा जाता है, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, ये चौथा स्तंभ है। तो इसको लेकर याद करना कि इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 में हुई थी। देखो क्या हुआ, 1975 जब आया तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है, आपातकाल लगा। तो 1975 में जो प्रेस जो है, प्रेस को समाप्त कर दिया गया 1975 में। फिर क्या हुआ, 1979 में प्रेस को फिर पुनः इसकी स्थापना हुई और संसद द्वारा इसको प्रस्तुत किया, मतलब संसद द्वारा क्या है इसकी प्रस्ताव रखा गया संसद द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। सुनते जाना जो हम बता रहे हैं, तो क्लिक इसमें थोड़ा स्क्रीन छोटी है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो याद रखना, इतने क्वेश्चन हमने पढ़ाए, इसको दोस्त जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच पर पार्किंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पिच जो है, जहाँ से पिच होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है खेल का मैदान। इस तरफ क्या होती है, खिलाड़ी होता है जो खेलता है, इस तरफ से बॉलर होता है, ये गेंद फेंकता है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे खड़ा होकर, क्योंकि ये स्टंप है, ये यहाँ से थोड़ा दूर खिलाड़ी खड़ा होता है। अब आता है, और ये जो यहाँ पे एक क्रीज बनी होती है, इसके बाहर जो खिलाड़ी होता है, इसके बाहर अपना पैर यदि रख देता है तो वो क्या है, वो बॉल नो मानी जाती है। तो आता है कि जो या पिच है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, स्टंप यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये पूछता है वो। तो आप लोग बताएंगे इसको, ठीक। तो ये कितना बताता है, ये होती है 4 फीट। कितनी होती है, 4 फीट। 4 फीट 4 इंच कुछ होती है, ठीक है। तो 4 फीट हम पूरा इसको मान लेते हैं। देखो अब जो गेंद जो होती है हमारी गोल होती है, ठीक। अब आता है कि इसकी जो गेंद की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, वो 22.4 सेंटीमीटर। अब आता है जो बल्ला होता है, जो आपका बल्ला होता है, क्रिकेट का जो बल्ला होता है, अब आता है कि जो इसकी जो लंबाई है वो होती है 4.25 इंच, यानी कि लगभग 4 फीट की बल्ला होता है। अब आता है जो पिच की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 22 गज होती है। पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है। पिच की लंबाई कितनी, 22 गज। कितनी होती है, 22 गज। पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज या 20.12 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 10 फीट। चौड़ाई कितनी होती है, 10 फीट। अब आता है कि स्टंप की जो लंबाई होती है, जो स्टंप बने होते हैं हमारे, इसकी लंबाई कितनी होती है 71 सेंटीमीटर। 71 सेंटीमीटर। इसको जो याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाव करें। लिखा है केरल, ये जनसंख्या घनत्व दोस्त है। जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य में कितने जनसंख्या है, केरल के सामने है 1106, बिहार में है 828, पश्चिम बंगाल के सामने है 860, उत्तर प्रदेश के है 1029। अब बताना है इसमें कौन सा सही है। देखो देख लीजिए, देखो केरल है, क्योंकि भारत में सबसे साक्षरता दर जो है वो केरल की है, सबसे पढ़ा लिखा जो केरल माना जाता है। तो देखो क्या होगा, अब देखो सबसे कम तो केरल की क्या है, केरल में कितनी है
860 जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, 860 व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब होता है, नहीं कहते जनसंख्या घनत्व, ठीक, 1 किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 860 केरल में। अब आता है बिहार, अपना बिहार भैया सबसे जो घना है वो है जिसकी जनसंख्या घनत्व तो 1106, 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, इसीलिए सबसे गरीब ही बिहार कहा जाता है, ठीक है। अब आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये रहता है 1029, पश्चिम बंगाल भी बहुत घना है, और अपना उत्तर प्रदेश है 828, इसलिए देखा होगा उत्तर प्रदेश इतना घना नहीं है, जनसंख्या के विशेष में तो है प्रथम स्थान, बट जनसंख्या के घनत्व में इतना विशेष नहीं है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन डी, याद इसको कर लेना। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, क्वेश्चन ये है, निम्न कौन सा कथन असत्य है, वन अनुसंधान कहाँ पर है, ये है देहरादून। ये देखो जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, देहरादून। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, ये बताना है आपको। ठीक है, रक्षा गाड़ी कारखाना जबलपुर मध्य प्रदेश, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान बीकानेर राजस्थान, ये बताना है। देखो सारे ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, ये है ऑप्शन, ये देख लो। देखो क्या है कि वन अनुसंधान पता है, ये यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, सही है। रक्षा गाड़ी कारखाना जबलपुर में है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बीकानेर राजस्थान। देखो ये जो है आपका यही नहीं है, जो ये है वो आपका मथुरा में है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है मथुरा, इसको याद रखना, ठीक। तो इसका उत्तर है कौन सा असत्य है, यही आपका असत्य है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने वाला खास है नहीं इसी, ठीक। तो याद रखना इसको असत्य यही है, याद रखना वन अनुसंधान कहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन है मेन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है, सोज ए वतन के पुस्तक लेखक के कौन है बताइए। महादेव वर्मा, प्रेमचंद, सुमिरत पंत, सुकंत त्रिपाठी, निराला। सोज ए वतन बताएंगे। देखो सोज ए वतन ये है, देखो कितना अच्छी पुस्तक है ये है मुंशी प्रेमचंद की, ये मुंशी प्रेमचंद की अर्थ है। देखो जो सोज ए वतन, तो इसका मतलब होते हैं देश का दर्द, देश का दर्द, देश का दर्द। अब आता है कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इनका मूल नाम क्या था, उनका मूल नाम था धनपत राय। क्या था, धनपत राय, इनका मूल नाम था धनपत राय, ठीक। और ये जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में, इसको भी याद रखना। इनकी देखो जो बहुत ही जो प्रेमचंद है, इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। देखो कौन है, देखो एक तो गोदान है, गबन है, गोदान गबन, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय और सेवा सदन, सेवा सदन भी इनकी है, सेवा सदन, निर्मला, बहुत पुस्तकें इनकी दोस्त हैं, याद करना। निर्मला, पूस की रात, पूस की रात, इसको नोट कर लेना, पूस की रात। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, तो ये सब उनकी पुस्तकें हैं, तो इनको याद कर लेना जरूर। नेक्स्ट है, देखो हम लोग बात करते हैं
महादेवी वर्मा, हमने कल ही बताया था कि उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनकी जो पुस्तकें हैं महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो नीरजा है, नीरजा मूवी बनी, आप लोग देखे होंगे, उसको पुरस्कार भी मिल चुका है, नीरजा मूवी मिली। यामा, ये महादेवी वर्मा की हैं दोस्त, यामा। पथ के साथी, ये भी महादेवी वर्मा की है पुस्तक, पथ के साथी। दीप शिखा, ये भी इनकी पुस्तक है। ये है गिल्लू, इनकी ही है। रश्मि, इनकी ही है। इतनी इनकी पुस्तकें हैं, तो याद रखना इनको, यामा, पथ के साथी, नीरजा साथी, दीप शिखा, गिल्लू, रश्मि, ये सब इनकी आदित पुस्तकें हैं, तो याद रखना। अब आता है देखो ये बहुत से हैं। देखो इसमें आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी भी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। इनकी देखो पल्लव, जब पुस्तकें बात करें, पल्लव, चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद, तारापथ इनकी ही पुस्तक है, याद रखना। पल्लव हमने बता दिया, तो ये है। ठीक है, अब कौन बचा इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचे। इनके विषय में बात कर लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो बात भी कर लेते हैं इनके विषय में, क्योंकि हमसे क्या होता है, जो छूटता कुछ नहीं। ये देखो इनकी एक पुस्तक है चतुरी चमार। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे। चतुरी चमार, कुकुरमुत्ता, प्रभावती, आप लोग लिख दीजिए। अप्सरा है। गीतिका, आप लोग गीतिका लिख लीजिएगा। निरुपमा भी इनकी है। ये है निराला की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ये बताएंगे। सार बम किसी भी देश का द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था, जो कि 50 मेगावाट वोल्ट का था। इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया। देखो जो सार था, ये फर्स्ट सही है। किसी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था, जो 50 मेगावोल्ट का था। ये रूस द्वारा बनाया गया था, इसको याद रखना। 1961 में सार बनाया गया था। ये रूस द्वारा इसका परीक्षण किया गया 1961 में। ठीक है, और इसका जो 30 अक्टूबर 1961 में बताया हमने, इसको बनाया गया। तो ये कौन ऑप्शन, इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक, याद रखना इसको दोस्त। नेक्स्ट है, फिर आया कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो हमने कल ज्वालामुखी की बात की थी कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम बैरन है। ठीक है, और विश्व का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी हमने बात की थी अल साल्वाडोस था, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित था। हमने कल बात की थी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, एक तो मृत ज्वालामुखी होता है। ठीक है, तो इनको याद रखना। इसे ऑप्शन है सुरत से चिम्बाराजो, सेंट हेलेना और फ्यूजियामा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फ्यूजियामा होगा। क्या होगा? फ्यूजियामा होगा। और ये जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? ये है आपका जापान। कहाँ पर है? जापान। इसको याद कर लेना। ठीक है,
ये कैसा कैसा ज्वालामुखी है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक सुषुप्त या प्रसुप्त, सुषुप्त या प्रसुप्त है, ठीक, यानी कि सुषुप्त है, कभी कभी इसका उद्गार होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो जो फ्यूजियामा है, इसको क्या कहा जाता है कि जो जापान में थे, जापान में लोग हैं, ठीक है, जापान के जो लोग हैं इसकी पूजा करते हैं। याद रखना, जापान अब की बार, जापान के जो शिंजो एबे हैं, वहाँ के शिंजो एबे की जो पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के थे, शिंजो एबे, उनकी मौत हो गई है, ठीक है। अभी कोई नया नहीं बना है, उनकी पूर्व नए, आप लोग कमेंट में बताइएगा नया कौन है वहाँ का, ठीक। तो जो जापान अब की बार, ठीक है, न्यूज़ में रहा तो उसको जरूर याद कर लिएगा। तो ये जापान में, ठीक है। अब देखो चिम्बोराजो, चिम्बोराजो जो है वो इक्वाडोर में स्थित है ज्वालामुखी चिम्बोराजो, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित कीजिए। तो टाइम बहुत हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सांडों की लड़ाई, संयुक्त राज्य अमेरिका जूडो, स्पेन क्रिकेट और जापान बेसबॉल। बताएंगे ये जो खेल है ये कहाँ कहाँ। देखो स्पेन जो है, आप लोग पढ़ा होगा, स्पेन में है वो सांपों की लड़ाई, आपने पढ़ा होगा। जापान में जो है, जापान का खेल है वो जूडो है। ऑस्ट्रेलिया खेल है आपका, आपने ऑस्ट्रेलिया वो क्रिकेट है। और जो अमेरिका का है वो बेसबॉल है। तो इसका ऑप्शन होगा ए का तीसरा क्रिकेट, बी का 4, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे आ नहीं रहा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना इसको। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का क्या है? आपने भारत पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है, हॉकी। अपने इंडिया और पाक का क्या है? आपका हॉकी है, राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान बताइए कहाँ पर स्थित है? ये है आपका गढ़वाल में, नैनीताल में, देहरादून में, मसूरी में। बताइएंगे, ये है मसूरी में। कहाँ पर है? मसूरी। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राजधानी देहरादून, ठीक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1960 को पेट्रोल संस्थान की स्थापना की गई थी। और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में है। अच्छा, भारतीय मौसम संस्थान बताए कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? वो है पुणे, जो हम आप लोग कानों से सुनते रहिएगा बस केवल, ठीक है। अच्छा, बताएंगे हम लोग केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर है? ईंधन है वो आपका झारखंड जादूगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप बताएंगे, उबेर कप किसके लिए जाता है? दो, महिला बैडमिंटन के लिए, गोल्फ के लिए, महिला टेबल टेनिस, पुरुष बैडमिंटन के लिए। बताएंगे आप लोग। देखो, जो उबेर कप है वो महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। और महिला बैडमिंटन के लिए जो ये कप दिया जाता है। अच्छा, बैडमिंटन में जो कप जो होते हैं वो बहुत से हैं। देखो क्या है, देखो आप लोग ये लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा। अग्रवाल कप लिखिए, अग्रवाल कप। अमृत दीवान कप लिखिए। चड्ढा कप, देखो सोफिया कप भी दिया जाता है, थॉमस कप भी दिया जाता है बैडमिंटन पे, इसको दो जरूर याद कर लीजिएगा। विश्व कप भी दिया जाता है, तो ये सब यूनिक्स भी दिया जाता है, ठीक। अब देखो आता है कि जो बास्केटबॉल है। अच्छा, बास्केटबॉल जो है उसमें कौन कौन दिए जाते हैं? बास्केटबॉल में आप लोग बास्केटबॉल बताएंगे। बास्केटबॉल देखो जोन्स कप, बास्केटबॉल में जोन्स कप, नेहरू कप, उसको आशुतोष मुखर्जी कप, इसमें बास्केटबॉल में दिए जाते हैं। अब देखो आता है हॉकी में कौन कौन दिए जाते हैं? हॉकी में दिए जाते हैं बेगम हजरत महल कप दिया जाता है।
बेगम हजरत महल कप। रोवर्स कप दिया जाता है, रोवर्स कप दिया जाता है। कलिंग कप आता है, कलिंग कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। सुब्रतो कप दिया जाता है, ठीक, तो ये हॉकी में दे। आशुतोष मुखर्जी कप भी हॉकी में दिया जाता है, इसको याद रख लेना। और विट्ठल कप हॉकी में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो ये है हिंद महासागर में। अच्छा तो बताइए, अब आता है देखो एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप, ठीक। इसके अंतर क्या होते हैं बताइए। देखो प्रायद्वीप जो होता है वो जो तीन, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा और यहाँ से भी गिरा, तीनों ओर से जल से घिरा, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। जो द्वीप होता है वो जो होता है वो चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, द्वीप। और जो टापू भी बोल देते हैं उसको भी टापू भी बोला जाता है। अब आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है, ग्रीनलैंड। इसको याद करना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या टापू ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कहाँ पे है, डेनमार्क, डेनमार्क इस पे कब्जा है, डेनमार्क, ठीक है। अब आता है कि भारत में जो है वो कहाँ, भारत में जो बंगाल की खाड़ी है हमारी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन द्वीप हैं वो हमें बताइएगा आप लोग। देखो एक तो सागर द्वीप है, सागर द्वीप है, इसको याद कर लेना। न्यूमर द्वीप है, न्यूमर द्वीप है। पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ से क्या है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है, जहाँ से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। देखो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में भी द्वीप हैं, प्रशांत महासागर में द्वीप हैं। ये है न्यू गिनिया, न्यू गिनिया है, ठीक। बोर्नियो, होन्सू है, होन्सू द्वीप, ठीक है, होन्सू द्वीप है। सुलासेवी द्वीप, सुजोन द्वीप, तो बहुत सारे, क्यूशोशु द्वीप, क्यूशोशु, होन्सू, सिकोको, ये सब आपके कहाँ, प्रशांत महासागर में द्वीप है, ठीक है। देखो अटलांटिक में कौन कौन से द्वीप हैं, वो है ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड और आइसलैंड, ये सब क्या है, द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रकार का प्रोग्राम किए जाने के लिए बाल निम्नलिखित में किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये बताएंगे आप लोग। ये है आपका ईपोरोम। क्या है, ईपोरोम। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब देखो रोम जो होते हैं, रोम जो होते हैं, रोम की बात आई तो रोम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के। देखो एमपी रोम होता है, एमपी रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसको याद करना दोस्त, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। और ये सबसे पहला रोम है, ये सबसे पहला और पुराना रोम है, ठीक है। और जिसमें जो डाटा है वो क्या है, स्टोर किया जाता है। इसका जो डाटा है वो डिलीट करना संभव नहीं होता है। फिर होता है प्रोम, PROM, प्रोम। जो प्रोम होता है वो भी होता है प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। फिर होता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है EEPROM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो इसको याद कर लेना दोस्त, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कौन जनरल देखा जाता है, तो ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 2000 के भारतीय नोट, भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो ऑप्शन पहला, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, भारतीय आर्थिक विकास, भारत का तकनीकी विकास, प्रगत आधुनिकता, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम।
ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अंतरिक्ष में भारत ने पहला उद्यम, ठीक। तो जो 2000 के नोट पर है वो मंगलयान छपा हुआ है, ठीक। उसको जो जरूर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है देखो जो मंगलयान हमारा है, तो मंगलयान की बात कर लेते हैं। तो मंगलयान जो है, थोड़ा बात इसके बाद टॉपिक बात कर लेते हैं। तो ये 5 नवंबर 2013 को क्या है, मंगलयान लॉन्च किया गया। और कहाँ से? अब आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु शहर में स्थित है। अब इस जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं कि जो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, उसका रंग कैसा है? बताइए। 10 रुपये नोट जो है, उसका जो है वो जो कलर है वो है चॉकलेटी ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन है, ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन है। अब आता है 20, और इस पर जो 10 रुपये के नोट पर है वो 10 रुपये के नोट पर है वो कोणार्क, क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकन है। अब आता है 20 रुपये के नोट पर, 20 रुपये के नोट का रंग कैसा है? ये है हरित पीला। कैसा है? हरित पीला है। इस पे जो चित्र है वो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। अब आता है 50 रुपये के नोट पर। ये 50 रुपये के नोट के रंग कैसा है? ये है फ्लोरेंस्ड ब्लू है, फ्लोरेंस को लिख लेना, फ्लोरेंस्ड ब्लू आप लोग लिख लीजिएगा। इस पर जो चित्र है वो हम्पी के पत्थर है, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? साबुन बनाने के पत्थर से, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। आप लोग बताएंगे। ये बना था वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना था, ठीक। अब बता है जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है। ये हिंदू मंदिर है, ठीक है, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। अब बता जो तंजौर का मंदिर है ये किस राजा ने बनाया था? और उन्होंने बनाया था महाराजा राजा राज ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 985 से 1012वीं ईस्वी तक इसको कराया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट है, इसी पॉइंट पर पढ़ाते हैं। देखो चोल राजवंश आता है कि चोल जो राजवंश हैं, चोल राजवंश सबसे प्रसिद्ध जो राजा कौन थे? वो यही कौन थे? राज सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब बताया कि जो बृहदेश्वर मंदिर है उसमें शिव की मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई? शिव की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। ये किस शैली का मंदिर है? ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अफगानिस्तान में जो ये चलती है वहाँ पर अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य, ठीक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चलती है, ठीक। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? बताएंगे बैकवूर, रेकजाविक, डेनमार्क, मलावो। ये है रेकजाविक। सबसे सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है, मतलब ये इसको मिलती है, ये रेकजाविक। ये कहाँ पर है? रेकजाविक आइसलैंड आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। इसको भी याद रख लेना। आइसलैंड की राजधानी, ठीक है, आइसलैंड राजधानी रेकजाविक। ये आइसलैंड का सबसे बड़ा नगर है,
विश्व की सबसे पुरानी संसद भी रेकजाविक में ही है, याद रखना इसको। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।